वेरी वॉर्म वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत माबानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 15 मई 2021 है, दिन है सैटरडे। आज हमारे टेबल के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इट्स अबाउट G7। विस्तार से चर्चा करने वाले हैं G7 के बारे में। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के सब्जेक्ट्स, कोर्स के फीचर्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी IQ का मोबाइल ऐप। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट दैट इज studiiq.com। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। तो आज का जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इट्स अबाउट G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7। 7 ऐसे देश जो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड देश हैं, आप कह सकते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज। ये 7 देश आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं। देखिए कि नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, तो इसके 2 देश यहाँ पर हैं। एक है कनाडा और एक है USA। यूरोप की बात करें तो यूरोप के 4 देश यहाँ पर हैं, UK, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी। एशिया का सिर्फ एक ही देश है एंड दैट इज जापान। एक भी देश साउथ अमेरिका का G7 का पार्ट नहीं है। एक भी अफ्रीकन देश G7 का पार्ट नहीं है। तो यू कैन सी कि सबसे एडवांस्ड, सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और यूरोप के बड़े बड़े ये जो 4 नाम हैं, 4 पिलर्स हैं, वो इस ग्रुप के पार्ट है। इनको आप जनरली कह सकते हैं, जापान को छोड़ दे तो बाकी के देशों को आप वेस्टर्न वर्ल्ड भी कह सकते हैं। ओके अब 2021 में 11th to 13th जून 2021 यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है जिसका नाम है कॉर्नवॉल। और ये कॉर्नवॉल जो है, यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है G7 लीडर्स की। अब ये मीटिंग जो है, ये समिट जो है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि लगभग 1 साल के ब्रेक के बाद फिजिकल मीटिंग हमें देखने को यहाँ पर मिले थी। अभी तक क्या था कि सिर्फ वर्चुअल मीटिंग्स ही चल रही थी, इज इट? बट अब इस मीटिंग से, इस G7 की मीटिंग से फिज़िकल मीटिंग्स की भी शुरुआत ख़ास करके डेवलप्ड देशों में हो चुकी है, क्योंकि ये सारे डेवलप्ड देशों ने ज़्यादातर अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया है। वहाँ पर 3rd वेव, 2nd वेव, सारी चीज़ें जो हैं वो लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? लगभग 1 साल के बाद फिज़िकल मीटिंग्स होने वाली हैं। आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जो मीटिंग थी 2020 की G7 की मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा था, और इस साल UK में मीटिंग है, यानी कि UK जो हैं ये इस साल G7 का हेड हैं, चीफ हैं। तो UK ने 3 देशों के लीडर्स को इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए इनवाइट किया है। ये देश के नाम हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ कोरिया। हाल ही में एक खबर भी आई थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इस मीटिंग को फिजिकली अटेंड नहीं करेंगे, वो वर्चुअली अटेंड करेंगे। वर्चुअली करेंगे नहीं करेंगे उसके बारे में कोई डिटेल्स अभी मुझे नहीं मिली है, लेकिन फिजिकली तो अटेंड नहीं करेंगे, ये डिटेल्स तो न्यूज़ में आ चुकी हैं। नाउ द थिंग इज कि UK ने ये 3 देशों को इनवाइट क्यों किया? ऐसा नहीं है कि भारत को पहली बार इनवाइट किया गया है। जब G8 ग्रुप था, G8, राइट? अगर हम थोड़े इतिहास में जाएं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आप देख सकते हैं, दिस इज़ यूक्रेन, दिस इज़ रशिया, और ये वाला पोर्शन जो है क्रीमिया, 2014 में यूक्रेन का ये पोर्शन जो है, क्रीमिया वाला पोर्शन, ये रशिया ने एनेक्स कर लिया, यानी कि यूक्रेन से ये पोर्शन को छीन लिया। तब से ये G8 जो हैं उसमें से रशिया को निकाल दिया। जब G8 था तब रशिया भी था इसमें, लेकिन रशिया को इसमें से निकाल दिया और फिर ये ग्रुप बन गया G7। तो G8 जब था उस टाइम पर भी भारत को इनवाइट किया गया था और भारत ने मीटिंग्स भी अटेंड की थी। G7 की मीटिंग को भी भारत ने अटेंड किया था, लाइक 2019 की मीटिंग को हमने अटेंड किया था, लेकिन 2020 की तो मीटिंग ही
कैंसिल हो गई थी, और इस बार हम डेफिनेटली फिजिकली अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन वर्चुअली आई थिंक, आई एम श्योर वर्चुअली तो हम इस मीटिंग को अटेंड करेंगे ही। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, जो मई महीना ये चल रहा है, इसके फर्स्ट वीक में G7 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई। इसमें यूरोपियन यूनियन के भी इम्पोर्टेंट फॉरेन मिनिस्टर्स थे, और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर्स हमारे एस जयशंकर साहब ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया था। और रेगुलर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट समिट होने वाली होती है, जब प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के लेवल की कोई मीटिंग होने वाली होती है, उससे पहले उस पर्टिकुलर देश या फिर देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन सेक्रेटरीज और फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं, उनकी एक मीटिंग होती है, और वो सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, फाइन ट्यून कर देते हैं, ताकि जो मेन समिट हैं, जब प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स जब मिलेंगे, तब सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुकी होती हैं, और सिर्फ आपको दस्तखत करके इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करके फिर आप टाटा बाय बाय करके अपने अपने देश वापस चले जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स, राइट? ऐसे चीज़ें काम करती हैं। तो ऑलरेडी फर्स्ट वीक जो मई 2021 का था, तो इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो गई। अब इस मीटिंग में कुछ इम्पोर्टेंट बातें ये फॉरेन मिनिस्टर्स ने की थी। सबसे इम्पोर्टेंट जो फ़िलहाल चीज़ चल रही है, ऑफ कोर्स इट इज़ ग्लोबल पेंडेमिक, कोरोना वायरस के बारे में मिलकर इसको एलिमिनेट करने की, और कैसे इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कशन की। क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट? इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का ही एक बाई प्रोडक्ट ये कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 है। तो क्लाइमेट चेंज जो है ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, तो इसके बारे में भी पूरी दुनिया जो है वो चिंतित है, और G7 ने इस फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में इसके बारे में डिस्कशन की। नाउ यू नो कि यूके ने हमें इनवाइट किया है, तो यूके ने भारत को इनवाइट क्यों किया? देखिए, ये 3 देशों को इनवाइट करने के पीछे एक चीज़ तो साफ है कि यूके जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। दूसरी चीज़, यूके का चाइना के प्रति जो एटीट्यूड है, ये भी थोड़ा बहुत या फिर मैं कह सकता हूँ इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। पोस्ट ब्रेग्जिट, यू नो के यूनाइटेड किंगडम जो है वो यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर था, अब ये मेंबर नहीं है, ब्रेग्जिट हो चुका है। तो पोस्ट ब्रेग्जिट यानी कि ब्रेग्जिट के बाद अब यूके जो है वो अलग अलग इकोनॉमीज़ के साथ ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करने वाला है, और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी कोशिश में ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंडिया जैसे देशों के साथ यू नो ट्रेड ज़्यादा हो, ट्रेड एंड कॉमर्स ज़्यादा हो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, तो ये सारी कोशिश जो है वो यूके कर रहा है। तो दिस इज़ वन रीज़न कि उन्होंने भारत को इनवाइट किया। दूसरी चीज़, यूके ये भी मानता है कि एशिया में अगर कोई ऐसा देश है जो चाइना को टक्कर दे सके, तो वो हैं इंडिया, राइट? चाइना को टक्कर दे सकता है ऐसा कोई देश है, तो दैट इज़ इंडिया। वी आर टॉकिंग अबाउट एशिया। जापान तो है ही, लेकिन जापान को फिर यूएसए का भी सपोर्ट है, और जापान फिर इंडिया, ये कुछ ऐसे डेमोक्रेटिक देश अगर मिल जाए तो डेफिनेटली चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। अब ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में भी क्लियरली ये बताया है उन्होंने कि चाइना जो है ये इंटरनेशनल सिस्टम जो है, जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम है, उसको चाइना इतना अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करता है। उन्होंने कहा, इन ए स्पेसिफिक रेफरेंस द स्टेटमेंट एनकरेजेस चाइना टू कंस्ट्रक्टिवली टेक पार्ट इन रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम, कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दुनिया भर के लिए बनाए गए हैं, तो चाइना भी इनका पालन करे। चाइना जो है वो ऐसा नहीं कह सकता कि वी डोंट बिलीव इन योर रूल्स एंड वी डोंट वांट टू फॉलो योर रूल्स एक्सेट्रा। यहाँ पर देखिए स्पेसिफिकली जो एक स्टेटमेंट आया था ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में, कि इट इज़ in all our interests, including that of China, to take actions that address global challenges including climate change and biodiversity loss to promote economic recovery from COVID-19 and to support the fight against the current pandemic and prevent future ones. We look for opportunities to work with China to promote regional and global peace, security and prosperity. Clearly यहाँ पर ये देशों ने बता दिया है कि चाइना जो है वो सिक्योरिटी, पीस और
प्रॉस्पेरिटी की बात करें, कोविड-19, क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो ये सारे देशों ने ये बताया कि भाई हम चाइना के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्होंने ये बता दिया कि चाइना जो है वो इस लेवल पर काम अच्छी तरीके से फ़िलहाल नहीं कर रहा है। अब चाइना और यूके के बीच में बिजनेस के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जिस प्रकार से चाइना की हेजीमोनी, चाइना का मिसबिहेवियर बढ़ता जा रहा है, तो शायद यूके जो हैं उसने पहले से ही देख लिया है कि भाई चाइना से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा और डेमोक्रेटिक देशों को साथ लेकर अगर हम चलें तब जाकर हम चाइना और उनकी जो विचारधारा है उनको हरा पाएंगे। यूके ने ऑलरेडी चाइना की जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, हुआवे और दूसरी कंपनीज़ को बैन कर दिया है। 5G नेटवर्क डेवलपमेंट का पार्ट उसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर ये खबर आई थी कि चाइना जो है वो एस्पियोनाज या फिर स्पाइंग और बगिंग और ये सारी चीज़ें करता है हुआवे और ZTE के माध्यम से। भारत में भी आपको पता है कि 5G के ट्रायल्स की शुरुआत की परमिशन दी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, और इसमें भी ZTE और हुआवे का आपको नाम देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें भारत ने डोमेस्टिक टेलीकॉम सर्विस कंपनीज़ को इनवाइट किया, और अब देखिए यूरोपियन जायंट्स कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, साउथ कोरिया की कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो 5G टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छी हैं। तो अब यूके और भारत जैसे देश जो हैं वो ऑफ कोर्स ZTE और हुआवे को नहीं, लेकिन साउथ कोरिया, यूरोपियन और इंडियन टेलीकॉम कंपनीज़ जो हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उनके 5G टेक्नोलॉजी को एक्सपांड करने की जो एक कोशिश है उसको और ज़्यादा जोर देंगे। फिर G7 देश जो हैं वो ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर भी फोकस करना चाहते हैं। पेंडेमिक से पता चला कि भाई सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम सिर्फ अकेले चाइना से मंगवाते हैं, और फिर चाइना जो है जो हमारा हम जिस दुकान से या फिर जिस शॉप या फिर फैक्ट्री से चीज़ें खरीदते हैं वो कस्टमर्स के साथ ही मिसबिहेव करने लगा है। तो अब G7 देश जो हैं वो एक नई ग्लोबल, एक रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन क्रिएट करना चाहते हैं, और इसमें भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आत्मनिर्भर कैंपेन जो है भारत का वो इसी चीज़ को लेकर है कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग का पोटेंशियल है उसको हम अपने पीक तक ले जाना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हमारी इकोनॉमी को बंद कर देना चाहते हैं। इनफैक्ट हम ग्लोबल मार्केट के लिए चीज़ों को यहाँ पर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और भारत एक बहुत ही रिलायबल सप्लाई चेन का पार्टनर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेन बन सकता है, इस सप्लाई चेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। ये G7 देश भी मानते हैं, जानते भी हैं। तो दिस आर फ्यू रीजंस कि यूके जो है वो भारत को स्पेशली इनवाइट किया है। फिर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो देखिए फ़िलहाल प्रायोरिटी है पेंडेमिक, और उसके बाद है क्लाइमेट चेंज। अब यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं, USA जो बाइडन के आने के बाद पेरिस एग्रीमेंट जो है, तो इसमें USA वापस आ चुका है। तो अब दुनिया के देश चाहेंगे कि USA, फिर चाइना भी हैं, लेकिन USA, फिर भारत और दूसरे से जो बड़े बड़े एमिटर्स हैं वो कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाए। तो दिस इज़ ऑल्सो वन रीज़न राइट कि क्लाइमेट चेंज के बारे में भी जो डिस्कशन हो रही है, तो भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले कर सकता है। फिर इंडो पैसिफिक की बात करें तो इंडो पैसिफिक में खास करके आसियान देश जो हैं, यूके और G7 देश जो हैं वो आसियान देश को भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर्स मानते हैं। और आसियान और इंडो पैसिफिक की बात करें तो भारत का जो एक व्यू पॉइंट है आसियान और इंडो पैसिफिक का, वो परफेक्टली मैच होता है G7 देशों के साथ। हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी को अब हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया है। आसियान के देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, हमें उनकी समिट में भी इनवाइट किया जाता है। और इंडो पैसिफिक में भी वी हैव क्वाड देश, क्वाड का एक ग्रुप बनाया है। फिर बाकी के देशों के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं। 2018 में जो शैंग्रीला डायलॉग हुआ था, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आसियान को एक बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो G7 की जो थिंकिंग है उसके साथ परफेक्टली मैच होती हैं। फिर G7 प्लस यूरोपियन यूनियन ने जो एशिया पैसिफिक को लेकर इंडो पैसिफिक को लेकर जो स्टेटमेंट दिया था, ये स्टेटमेंट भारत की विचारधारा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक जैसे पजल के अलग अलग जो वो पीसेस होते हैं वो कैसे आप एक के बाद एक रखें और पूरा एक पिक्चर क्रिएट हो जाता है। तो यही चीज़ हो रही है भारत और G7 देशों के विचारों में। और आपको ये भी पता होगा कि जब सारे इश्यूज चल रहे थे खास करके चाइना के साथ, और ये क्वाड और ये सारी, चाइना के साथ फ़िलहाल अभी भी इश्यू चल रहा है, लेकिन जब ये थोड़ा और ज़्यादा हॉट टॉपिक था उस टाइम पर
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने D10 के बारे में बात बताई थी, डेमोक्रेटिक 10 देश। तो इसमें G7 देश और बाकी के 3 देश ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ कोरिया को मिलकर ये सारे G10 नॉट G10 सॉरी D10 डेमोक्रेटिक 10 देश मिलकर एक नया फ्रंट बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो परफेक्टली एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही हैं। तो दिस आर फ्यू रीजंस, फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग G7। आई होप कि ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब दूसरे टॉपिक्स को देखें उससे पहले न्यूज़ को देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक एश्योरिटी दी है पूरे देश को कि ये जो कोरोना वायरस का ये पेंडेमिक चल रहा है उसको हम मजबूती से और डेडिकेशन से इस चैलेंज को भी ओवरकम कर लेंगे। कोविड रिकवरी की बात करें तो 83.50% की रिकवरी है और 3.43 नए केसेस आज देश में रिपोर्ट हुए हैं। टोटल हमने 18 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है। प्राइम मिनिस्टर भारतीय जन औषधि केंद्र ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इस कोरोना वायरस के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है उसमें, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन हैं वो अफोर्डेबल प्राइस में लोगों तक ये जन औषधि केंद्र ने पहुंचाई है। गवर्नमेंट ने कहा है कि 4.17 करोड़ ऐसे ग्रामीण घर हैं जिनको जल जीवन मिशन के तहत टैप वाटर, नल के माध्यम से, जो हम कहते हैं हर घर में नल से जल जो हैं, तो ये 14.17 करोड़ घरों तक पहुंचाया है। फिर एक साइक्लोन है जिसका नाम है तोक्ते। ये तोक्ते नाम का जो साइक्लोन है ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ये वाला पोर्शन, राइट, ये वेस्ट है। तो यहाँ पर आपका है केरला, देन यू हैव कर्नाटका, देन गोवा, महाराष्ट्र, ऊपर है गुजरात। तो गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कुछ तमिलनाडु के पार्ट्स, इन सारी जगहों के ऊपर जो है वो इसकी इम्पैक्ट, कर्नाटका ऑफ कोर्स, राइट, गोवा भी आ गया। तो ये सारी जगहों पर थोड़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है और कहते हैं कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर जो है वो ये साइक्लोन जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र को हिट कर सकता है। रेलवे ने 7,900 टन जितना लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग राज्यों तक पहुंचाया है। NHRC ने एक एडवाइजरी इश्यू की है कि जो मृत देह हैं या फिर जो लोग मर चुके हैं तो उनकी भी डिग्निटी है, उनके भी राइट्स हैं, राइट, तो उनको अपहोल्ड किया जाए। जापान ने अपने 3 जगहों पर काफ़ी कोविड के केसेस बढ़ गए हैं तो उन्होंने एक इमरजेंसी डिक्लेयर की है। फिर पेरिस का जो सिटी काउंसिल है तो उन्होंने एक प्लान रखा है कि 2022 तक ये जो कैपिटल है उसमें कैसे कार का जो ट्रैफिक है उसको कम किया जाए। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर जो है, दिस इज़ पाब्लो पिकासोज वुमेन सिटिंग नियर ए विंडो। ये अभी हाल ही में इसका ऑक्शन हुआ और ये $103.4 मिलियन में न्यूयॉर्क में इसको बेचा गया है। फिर चाइना ने ये कहा है कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से कोविड की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें कोविड के साथ जुड़ी हुई जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं उसकी प्राइस ज़्यादा हुई हैं। फिर BSF के ट्रूप्स जो हैं, विजिलेंट ट्रूप्स ने पाकिस्तानी ड्रोन को ड्रॉप कर दिया, का आर्म्स और एम्यूनेशन जो ड्रॉप किया था पाकिस्तानी ड्रोन ने, तो इसको रिकवर कर लिया है, इसको सीज़ कर लिया है। और अरेबियन सी में केरला के आसपास काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। कोविड-19 की बात करें तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन और दूसरे जो ऐसे अनाथ बच्चे हैं तो उनका पूरा खर्च उठाएगी। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने फार्मर्स को कहा है, फार्मर्स प्रोटेक्टिंग जो दिल्ली बॉर्डर्स पर कर रहे हैं तो उनको कहा है कि आप अपना जो है वो ये धरना बंद कर दीजिए क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन जो है वो फ़िलहाल बहुत ही डेंजरस है। अब डियर फ्रेंड्स बात करते हैं हम दूसरे आर्टिकल्स के बारे में। तो ये हैं हाउ टू वैक्सीनेट 1 करोड़ इंडियंस पर डे। हिंदुस्तान टाइम्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अब सेकेंड वेव ने कितनी तबाही मचाई है, आई डोंट हैव टू से, इट वेरी वेल कि कितने सारे लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई, कितने सारे ब्रेड विनर्स चले गए। तो इट्स
अनपैरेलल्ड एडवर्सिटी आप कह सकते हैं। अभी तक इतनी बड़ी एडवर्सिटी जो है वो हमने दशकों में इतनी बड़ी एडवर्सिटी हमने नहीं देखी है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जो इससे प्रभावित ना हुआ हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। किसी ना किसी के रिश्तेदार, किसी ना किसी के दोस्त, किसी ना किसी के एक्वेंटेंस जो हैं, कोई ना कोई जो हैं, किसी के पड़ोस में कोई लोग गुजर गए, तो आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी वन के इसकी चपेट में ना आए हों, राइट? डायरेक्टली इनडायरेक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। तो पूरी दुनिया से हम क्या सीख सकते हैं? दुनिया के जो, जैसे हमने आज ही देखा कि G7 के देश तो फिजिकल मीटिंग की बात कर रहे हैं, तो उससे हमें यह पता चलता है कि उन्होंने जो किया वो ये था कि उन्होंने जल्द से जल्द अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर लिया। तो हमें भी इसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए, एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट शायद आपने सुना होगा कि नो वन इज सेफ until everyone is safe. No one is safe until everyone is safe. भारत और हम, देखिए, हमारा देश जब भी वैक्सीनेट हो जाए पूरी पॉपुलेशन, तो दैट इज नॉट एन एंड। हमें दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अफ्रीका के कितने ऐसे गरीब लाचार देश हैं। अभी हम बात कर रहे थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में। मैंने आपको बताया था कि उस देश में सिर्फ एक न्यूज़ आइटम थी, पता है ना, कि सिर्फ 5,000 लोगों को ही वैक्सीनेट वहाँ पर किया गया है। तो जस्ट इमेजिन कि वहाँ पर अगर कोविड जो है वो फैलने लगा है ऐसे देशों में, और फिर वहाँ से फिर नए नए म्यूटेंट्स आए, तो फिर से ये कोविड का चक्कर जो है वो चलता रहेगा। तो नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। तो भारत एक बार वैक्सीनेट हो जाए, उसके बाद हमें दूसरे देशों, तो ये फाइट जो है वो ख़त्म नहीं होगी। इट्स अ लॉन्ग फाइट, इट्स अ लॉन्ग वॉर। तो वैक्सीनेशन जो है इसका एक डेफिनेटली हम कह सकते हैं एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो है ही। फिलहाल हमारे पास कुछ कैंडिडेट हैं वैक्सीन्स के, जैसे कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक। ये 3 ऐसी वैक्सीन्स हैं जो हमारे देश में फ़िलहाल अवेलेबल हैं, अलग अलग क्वांटिटी में, लेकिन ये 3 वैक्सीन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे देश में। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जैसे कि J&J, जॉनसन एंड जॉनसन, फिर फाइज़र हैं, मॉडर्ना है। तो ऐसी वैक्सीन्स को भारत में हमें इंट्रोड्यूस करना होगा। वे सारी वैक्सीन्स जो दूसरे देश अपने सिटीजन्स को दे रहे हैं, जिनके अच्छे ट्रायल्स हो चुके हैं, तो अब इनकी परमिशन की यहाँ पर परमिशन और ये सारी चीज़ें नहीं, डायरेक्टली हम इंपोर्ट कर सकते हैं इन वैक्सीन्स को और हमारे देश में इसको ऐड कर सकते हैं टोटल लिस्ट में। फिर फ्यूचर में कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जो 3rd स्टेज के ऊपर है, कोवोवैक्स, एंड देन यू हैव ज़ाइकोव-डी, जिनोवा, बायो, ई प्रोटीन, फिर यू हैव दिस DBT नेसल वैक्सीन, कि आप डायरेक्टली एक बार उसको सूंघ लें, उस नाक में एक बार स्प्रे किया जाएगा एंड दैट्स इट, यू आर डन। तो ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको हमें भारत में इंपोर्ट करना होगा और फिर यहाँ पर इसका प्रोडक्शन भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रॉम रैम्पिंग अप टू 10 मिलियन डोजेज, 1 करोड़ डोजेज जो हैं उसके लिए फ़िलहाल जो हमारी कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी को आपको मल्टीप्लाइड बाय 3-4 टाइम्स करना पड़ेगा, इज़न्ट इट? तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करना होगा। इसके लिए ये पेटेंट वेवर के जो इश्यूज़ हैं इनको सॉल्व करके जल्द से जल्द जो भी हमारे यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनी ऐसे वैक्सीन्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं तो उनको परमिशन दी जाए, उनके साथ फॉर्मूला शेयर किया जाए। उनको अगर थोड़ी बहुत मशीनरी की या फिर जो भी चीज़ें प्रोडक्शन के लिए चाहे उसकी रिक्वायरमेंट है तो जल्द से जल्द उनको प्रोवाइड की जाए, ताकि हम अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर हम इसको वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकें और उस क्षेत्र में उसको डायरेक्टली वहाँ से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इससे खर्च और स्पीड बढ़ेगी, खर्च कम होगा। आज तक हमने 170 या फिर आप कह सकते हैं 180 मिलियन यानी कि 18 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर लिया है। वी आर टॉकिंग अबाउट 15 मई तक हमने 18 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है। यही स्पीड से अगर हम चलते रहें तो हम 450 मिलियन शॉट्स एंड ऑफ जुलाई तक दे देंगे। ये चल रहा है मई, फिर जून एंड जुलाई, तो 2 महीनों के अंदर आप समझ लीजिए 45 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट कर लेंगे। अभी 18 करोड़ को किया है।
तब तक हमें इतनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी होगी कि अगस्त से हर रोज अगस्त से एवरी सिंगल डे हम 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करें। अगर हम 1 अगस्त से 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करते हैं तो अक्टूबर के एंड तक हम 135 बिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है, 1.35 बिलियन हमारी पॉपुलेशन जो है, इसको हम वैक्सीनेट कर पाएंगे। तो दिस शुड बी आवर प्लान कि बाकी का जो टाइम है 80% जितनी जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है, रफली 850 मिलियन लोग जो हैं, तो हमें एंड ऑफ अक्टूबर तक इनको वैक्सीनेट करना है। और ये हो भी सकता है क्योंकि बाकी के तो लगभग 450 मिलियन लोगों को तो आपने जुलाई तक वैक्सीनेट कर दिया है, बाकी की जो पॉपुलेशन है उनको ही आपको सिर्फ वैक्सीनेट करना है। और 1%, 1 करोड़ लोगों को जब हम वैक्सीनेट करेंगे तो इट्स रफली लाइक हमारी पॉपुलेशन का 1% जो है उसको हम हर रोज़ वैक्सीनेट करेंगे। दैट्स व्हाट यूएसए डिड। यूके ने भी यही किया। यूके, यूएसए, ये सारे देशों ने हर रोज़ अपनी 1% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया। और अब ये देश जो हैं वो उस स्टेज पर भी पहुंच गए हैं कि वो अब 12 साल और उससे ज़्यादा 12 to 18 की जो एज ग्रुप हैं, एज ब्रैकेट या डेमोग्राफिक ग्रुप जो हैं, तो इनको भी अब वैक्सीनेट करने की वो शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही हम बात कर रहे थे इसलिए कि थर्ड वेव जो है वो किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, छोटे बच्चों को। तो वो भी एक नेक्स्ट स्टेज होगा हमारा। जब हम एडल्ट्स को वैक्सीनेट कर देंगे उसके बाद वी हैव टू स्टार्ट वैक्सीनेटिंग अब यंगस्टर्स एज वेल। या फिर मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये कुछ ऐसी वैक्सीन जब हमारे पास सारी वैक्सीन आ जाए तो स्टार्ट वैक्सीनेटिंग 12+ जो किड्स हैं उनको भी वैक्सीनेट। 12 से जितने भी ज़्यादा उम्र के लोग हैं, 80, 90, 100, सभी को 1 by 1 हम वैक्सीनेट करने की शुरुआत कर दें, ताकि अक्टूबर के एंड तक पूरा भारत जो है वो वैक्सीनेट हो जाए और उसके बाद हम दूसरे देशों की भी मदद कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों ये जो वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए वी नीड टू डू 7 थिंग्स बहुत ही क्विकली। यूएसए ने मई 2020 में, आज से 1 साल पहले, उन्होंने ऑपरेशन वार्प स्पीड को लॉन्च किया था। उन्होंने एडवांस में कुछ ऐसी कंपनीज को पैसे दिए थे कि भाई अगर आपकी वैक्सीन बन जाए तो फिर हमें इतने डोजेस चाहिए। तो वी नीड टू डू द सेम थिंग। अब वैक्सीन तो बन चुकी हैं, अब व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू प्रोड्यूस मोर एंड इम्पोर्ट मोर। गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स की पार्टनरशिप, इट इज़ मस्ट। गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, राइट। तो फिर जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करना, फिर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का इस्तेमाल करते हुए दूसरे देशों के पास अगर ज़्यादा स्टॉक है तो फ़िलहाल उस स्टॉक को इंपोर्ट करना, फिर हमारे यहाँ पर जैसे ही वैक्सीन बन जाती है तो फिर उनको वापस हम लौटा सकते हैं। वैक्सीनेशन आ जाएगी लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉपर नहीं होगा देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और टीयर्ड वैक्सीनेशन डिलीवरी नेटवर्क, जैसे मैंने आपको बताया कि गांव में या फिर मोहल्ले तक वैक्सीनेशन को पहुंचाना होगा और डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमें इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक रोबस्ट और ईजी टू यूज़ डिजिटल टेक्नोलॉजी। और जो लोग नहीं कर सकते इसका इस्तेमाल, तो ऐसा ना हो कि वो रजिस्ट्रेशन ना कर पाए, उनके लिए भी फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी होगी। वी कैन नॉट जस्ट लीव देम अलोन। लास्ट आज का टॉपिक है व्हेन इंडिया ओवरटेक्स चाइना। हिंदुस्तान टाइम्स का ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अब देखिए, पिछले अगर आप 1 दशक की बात करें तो चाइना की पॉपुलेशन सिर्फ 72 मिलियन इंक्रीज़ हुई है। 72 मिलियन, यानी कि 10 साल में सिर्फ 7 करोड़ लोगों को ऐड किया है चाइना ने। इज़न्ट इट? 1 मिलियन यानी कि 10 लाख और 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़। तो 72 मिलियन यानी कि 7 करोड़ 20 लाख लोग ही ऐड हुए हैं। ये पिछले लगभग 5 दशकों में सबसे कम स्पीड है चाइना की। और 2025 तक भारत जो है वो दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश बन जाएगा। हमारे देश में यंगस्टर्स की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, चाइना में यंगस्टर्स की पॉपुलेशन कम है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि उनकी फर्टिलिटी जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप हो रही है। अब पॉपुलेशन जो है इसको आप 2 पॉइंट से देख सकते हैं। देखिए, एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो रिसोर्सेज भी आपको ज़्यादा चाहिए, लेकिन पॉपुलेशन जब ज़्यादा है, अब ज़्यादा हैं, राइट, नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, बट अब अगर हैं तो अब हम इनका इस्तेमाल जो है वो अच्छी तरीके से करें, देश के भलाई के लिए, देश की तरक्की के लिए करें। हमारे देश में देखिए वर्किंग एज
2018 की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्किंग एज ग्रुप जो है वो हमारे देश में फ़िलहाल है। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है 15 से लेकर 64 की एज ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा हैं। डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और 65 से ज़्यादा उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं तो वो सबसे कम है हमारे देश में। और 2055 तक यही सिचुएशन रहेगी, वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे देश में ज़्यादा रहेगी। चाइना में भी ऐसा एक वक्त था जब चाइना जो है वो इस स्टेज में एंटर हुआ और चाइना की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादातर पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन थी और चाइना ने इस वर्किंग पॉपुलेशन का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया और चाइना जो है वो उसने बहुत ही तेज़ तरक्की की। देखिए, यंग पॉपुलेशन कोई गारंटी नहीं है कि आप तरक्की करेंगे ही। अगर आपने यंग पॉपुलेशन को प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ और स्किलिंग प्रोवाइड की तो डेफिनेटली यंगस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज़्यादा हेल्थी होंगे और ये सारी चीज़ें आपके देश के ओवरऑल विकास के लिए भी बहुत काम आएगी, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल से बड़ा और कोई दूसरा एसेट हो ही नहीं सकता। आपके देश के पास गोल्ड हैं, रेयर अर्थ मटेरियल हैं, पानी है, सारी चीज़ें। अगर पॉपुलेशन जो है आपकी ह्यूमन कैपिटल, आपका ह्यूमन रिसोर्सेस आपके पास नहीं है तो ये चीज़ें जो हैं वो किसी काम की नहीं होगी। कोई और देश आकर सारी चीज़ें अपने देश में ले जाएगा। तो एजुकेशन, हेल्थ और स्किलिंग अगर हम प्रोवाइड करें तो ये बड़ी पॉपुलेशन जो है वो हमारा एक सबसे बड़ा, सबसे ताकत, हमारी एक ताकत बन सकती है, सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स कि इंडियन पॉपुलेशन जो है हमारे यहाँ पर रीजनल डिस्पैरिटी भी है। UNFPA का कहना यह है कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा यंग पॉपुलेशन देखने को मिलेगी और कुछ दूसरे ऐसे राज्य हैं जैसे कि केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और पंजाब, यहाँ पर ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन जो है ये इन राज्यों के मुकाबले ज़्यादा, यहाँ पर बड़े लोग होंगे, राइट, इनकी उम्र ज़्यादा होगी, यहाँ पर काफ़ी यंग लोग होंगे। तो ये यंग लोग काम ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं, माइग्रेशन होगा। फिर यंग लोगों को हमें क्वालिटी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनके लिए एजुकेशन, उनकी वोकेशनल स्किल्स, ये सारी चीज़ें हमें इन राज्यों में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये राज्य जो हैं बड़ी एज वाले राज्य, इनको हमें सोशल और हेल्थ सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी जो हैं ये इश्यू नहीं होना चाहिए। आज से ही हमें इसका प्लानिंग करना है, तब जाकर आने वाले 3-4-5 सालों में ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन राज्यों में हमें देखने को मिलेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर हर एक राज्य में हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्किल, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना होगा, फैसिलिटी क्रिएट करनी होगी। ये होगी हमारी सच्ची परीक्षा। अगर हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो ये यंग पॉपुलेशन का हम राइट इस्तेमाल कर पाएंगे, वरना फिर समय जो है वो चलता रहेगा, आगे बढ़ता जाएगा और 2055 के बाद धीरे धीरे हमारा ग्राफ जो है वो गिरता जाएगा और एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब हमारे देश में भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो बुज़ुर्ग लोग की होगी। शायद हम सब उस कैटेगरी में हों, मे बी उस टाइम पर 55 और उसके बाद अगर हम ज़िंदा रहें तो फिर उस टाइम पर सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग आज जो यंगस्टर्स हैं वो आज से 20, 30, 25 या फिर उससे 30 साल 35 साल के बाद एल्डरली की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो वी हैव टू प्लान फॉर इट नाउ। अभी से ही इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी कि किस राज्यों में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा खोलने हैं और किस राज्य में आपको ज़्यादा हॉस्पिटल्स खोलनी है। सिंपल इज़ दैट। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उनके आंसर्स दोनों ये कैमरून के बारे में हैं और ये दूसरे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। आज के 2 MCQs आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कल हैं संडे, तो संडे को छुट्टी होती है। छुट्टी इन द सेंस ये हिंदू एनालिसिस वाला लेक्चर नहीं होता है। तो अब मैं डायरेक्टली मिलूंगा आपको मंडे को। एंजॉय योर वीकेंड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।